आंखों के नीचे सूजन, पफी आइज या चेहरे की सूजन से अगर आप परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। पफी आइज का शिकार लोगों की उम्र ज्यादा दिखती है। नींद पूरी होने के बावजूद वो हमेशा थके हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी नींद सही से पूरी नहीं हुई है। अगर आपके साथ भी ये मसला रहता है या आप किसी को जानते हैं जिनके साथ ये मसला है तो इसका हल बहुत आसान है। इस कंडीशन को ईडिमा कहते हैं। लफ्जी मतलब है सूज जाना। इसमें बॉडी के सेल्स में पानी भर जाता है। असल में ये एक्स्ट्रा पानी सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर जो सेल्स के दरमियान जगह होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां जमा होने लगता है। और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। पहले भी कुछ वीडियोस में इस पे बात हुई है। मसला ये है कि ये जो एक्स्ट्रा पानी है सिर्फ आंखों और चेहरे पे नहीं जमा हो रहा, ये दिल में भी जमा हो रहा है, लिवर में, टांगों में, पूरी बॉडी के सेल्स में यही अमल हो रहा होता है। और अगर आप लोअर लेग पे टखनों के पास उंगली से दबाएं तो वहां छोटा सा डेंट पड़ जाता है, गड्ढा बन जाता है। गड्ढा मतलब पिट होल, इसीलिए इसे पिटिंग ईडिमा कहते हैं। जिस जगह पे ये होता है वहां स्किन शाइनी हो जाती है, बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के बाल खत्म होने लगते हैं, बॉडी हेयर खत्म होने लगते हैं। इसकी एक वजह लो प्रोटीन डाइट है। जब आप कम प्रोटीन खाने में खा रहे होते हैं तो खून में मौजूद पानी खून की नालियों में से निकल के सेल्स में जाने लगता है, जिसकी वजह से ईडिमा होता है। लेकिन ईडिमा की दो किस्में, इडियोपैथिक और पैथोजेनिक। इडियोपैथिक का लफ्जी मतलब है अननोन कॉज। मिसाल के तौर पे किसी में ईडिमा है लेकिन कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं, लिवर भी ठीक है, किडनीज के टेस्ट करवाएं वो भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन ईडिमा फिर भी है। और दूसरी टाइप है पैथोजेनिक ईडिमा। इसमें लिवर सिरोसिस स्टेज में जा चुका होता है और एक्स्ट्रा फ्लूइड गट एरिया में, पेट के इर्द गिर्द टिश्यूज में एक परत होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, उसमें ये इकट्ठा होने लगता है। बाजुकात ऐसा भी होता है कि बाहर से देखने में ऐसा शख्स पतला दुबला नजर आता है लेकिन असल में बहुत सा फ्लूइड, बहुत सा पानी पेरिटोनियम में इकट्ठा हो चुका होता है। और इनमें अगर आप लोअर लेग पे देखें टखनों के पास तो वहां भी पिटिंग ईडिमा मिलता है। ये पैथोजेनिक ईडिमा का एक वर्जन है। फिर उसके बाद डायबिटिक्स है, जिन्हें शुगर है, उनमें पांव और टखनों के पास सूजन रहती है। ऐसा लगता है कि जल्द के नीचे पानी इकट्ठा हो चुका है। हाथों में भी सूजन नजर आती है और कुछ केसेस तो इतने सीवियर हो जाते हैं कि हाथ मुड़ नहीं रहा होता, उंगली पे अंगूठी पहननी है तो वो फंस जाती है। ये भी पैथोजेनिक ईडिमा है क्योंकि यहाँ ये मसला किडनीज, हार्ट और लिवर में खराबी की वजह से हो रहा है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक वजह है जिसमें एक्स्ट्रा पानी टिश्यूज में बैक फ्लो कर रहा होता है। इसमें कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस में डायरेटिक्स दी जाती है ताकि एक्स्ट्रा पानी को निकाला जाए। नमक खाने से मना किया जाता है या कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने के लिए दी जाती है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि असल में इस कंडीशन के पीछे क्या वजह, और ये है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। और मैं यहाँ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूँ। फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी कार्ब्स मिलते हैं, उन्हें मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ जो खाना खाया जाता है एक एवरेज इंसान दिन में 400 से 500 ग्राम कार्ब्स खा लेता है। इसमें आप मैदा भी शामिल कर लें, चीनी भी शामिल कर लें, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम पानी को होल्ड करके रखता है। और बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट्स एक फोम की तरह मसल्स में, लिवर में और इर्द गिर्द के टिश्यूज में पानी को रोक के रखते हैं। फिर कुछ लोग स्नैक्स के तौर पे खाने के अलावा दिन में कई बार फ्रूट्स भी खाते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो एक सेब में तकरीबन 19 ग्राम शुगर होती है। तो अगर आप दिन में 3 बार खाना भी खा रहे हैं और स्नैक्स में फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो पूरा दिन इंसुलिन स्पाइक रहता है, इतनी ज्यादा शुगर इंटेक की वजह से। और इसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होता है। सिर्फ ये प्रैक्टिस अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत जल्दी फर्क महसूस करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पानी जिस्म में जमा हो रहा है ये बाहर निकलने लगेगा। और कोशिश करें दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाएं। ओमैट प्रैक्टिस करें, मैं खुद ऐसा करता हूँ। दिन में 16 घंटे आप कुछ नहीं खाते, 8 घंटे की विंडो में खा सकते हैं। इस फ्लूइड रिटेंशन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी आती है, जिसम में सोजिश आती है और इस सोजिश की वजह से बॉडी पानी मजीद होल्ड करने लगती है। दूसरी जो चीज है वो ये कि जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है ये नमक को रोक के रखती है और जहां सोडियम जाता है वहां पानी आता है। इस सोडियम की वजह से बॉडी ज्यादा पानी होल्ड करने लगती है। बॉडी में पोटासियम कम होने लगता है, पोटासियम रिजर्व्स डिप्लीट होने लगते हैं। तो जितने ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स और जितनी ज्यादा शुगर आप लेंगे उतना ही पोटासियम कम होता जाएगा। और पोटासियम हेल्प करता है इस एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने में, इसके इकट्ठा होने को रोकता है। तो यहाँ जो सूरत हाल बन जाती है वो है ज्यादा सोडियम और कम पोटासियम। सोडियम पोटासियम रेशियोज इम्बैलेंस्ड हो जाती है। एक एवरेज इंसान को रोजाना 4700 mg पोटासियम की जरूरत होती है। और अगर आप अपना फूड चार्ट बना लें, जो खाना आप खा रहे हैं और खाने से पोटासियम ले रहे हैं वो देख लें, तो ज्यादातर लोग पोटासियम इंटेक पूरा नहीं कर रहे। तो पोटासियम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट रखें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, और इसका पूरा होना जरूरी है। मैग्नीशियम हमें 450 mg चाहिए होता है, विटामिन सी 70 mg, लेकिन पोटासियम सबसे ज्यादा चाहिए होता है। कुछ स्टडीज भी सामने आई हैं जिसमें यह जिक्र किया गया है कि प्री हिस्टोरिकली पोटासियम इंटेक 11000 mg पर डे तक था इंसानों का। और वजह बहुत सीधी है, सादा खाना, रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड्स का ना होना। लोग सब्जियां, ताजा गोश्त, नट्स, सीड्स खाते थे और सुपर एक्टिव रहते थे। तो पोटासियम इंटेक सही रखने के लिए सब्जियां तो खाई जा सकती हैं आज भी। सैलड का एक बड़ा बोल आप खाने के साथ जरूर लें। पोटासियम अंडों और गोश्त से भी मिलता है, दाल से मिलता है, लेकिन सब्जियों से ज्यादा पोटासियम मिलता है। पूरे दिन में 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स काफी होते हैं, इससे ज्यादा ना खाएं। इससे ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बिल्डअप हुआ है इससे आप निजात हासिल कर पाएंगे। इसके साथ साथ पोटासियम रिच फूड्स को डाइट में शामिल करें, सब्जियों को डाइट में शामिल करें। ये 2 चीजें कर लें और बहुत क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। चैनल पे आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।